Today's our topic is operations on matrix. Before we started our topic, we can recall the properties and basics theorem about the matrices. Okay, first introduction matrix. Matrix is when the elements, numbers, symbols, and these other things will arranged in a rectangular box or a square box formation is called matrix. इट मीन्स मैट्रिक्स एक एलिमेंट या नंबर या सिंबल्स या रॉ किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को अगर किसी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में या फिर आप उस रेक्टेंगुलर बॉक्स के साथ साथ उसको स्क्वायर बॉक्स के फॉर्मेशन में भी आप उसको रीअरेंज कर सकते हो। इस रीअरेंजमेंट को आप किससे इंट्रोड्यूस करते हो? मैट्रिक्स के फॉर्मेशन से। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज होती है कि सम स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ रॉज एंड स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ कॉलम्स। इट मींस एक मैट्रिक्स अगर बनेगी तो उस मैट्रिक्स में पर्टिकुलरली स्पेसिफाइड नंबर्स यानी 1 2 3 4 लाइक दिस वन अप टू m मार्क्स एंड अप टू n मार्क्स में कॉलम होंगे। तो आपके पास में एक मैट्रिक्स तब बनेगी जब उसके अंदर आपके पास में पर्टिकुलर नंबर ऑफ रॉज और पर्टिकुलर नंबर्स ऑफ कॉलम्स होंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टीज थी इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अब इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स में आपके पास में ये होता है कि मैट्रिक्स जो आपको दी जाती है या फिर जो आप मैट्रिक्स बनाते हो वो मैट्रिक्स को अगर आप उसको डिनोट करने की कंडीशन पे जाते हो तो उसको डिनोट करने का तरीका होता है उसके कैपिटल लेटर से उसको डिनोट किया जाता है। किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट करने का तरीका होता है उसको इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसी के साथ साथ उसके एलिमेंट्स को इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर्स के साथ में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के टाइम पे हम ए आई जे की फॉर्मेशन को फॉलो करते हैं, जिसमें आई जो होता है वो उस एलिमेंट की कौन सी रो के अंदर अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग, और जे नंबर होता है जो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। इट मींस अगर कहीं पे बात करता हूँ कि अगर आपके पास में कोई भी एलिमेंट है जिसको हम A12 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 1 2 का मतलब है आई की पोजीशन पर आपको 1 दिख रहा है और जे की पोजीशन पर आपको 2 दिख रहा है। तो उस कंडीशन में आपके पास में होता है कि जो आपको एलिमेंट्स दिया गया है वो उस मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट रॉ के अंदर और सेकंड कॉलम के अंदर एग्जिस्ट करेगा। यानी उसकी जो मैट्रिक्स के अंदर उसकी जो पोजीशन होगी वो पोजीशन किस तरीके से होगी कि वो फर्स्ट रॉ के अंदर और सेकंड कॉलम के अंदर ऑब्जेक्ट। तो कुछ इस तरीके से आपके सामने यहाँ पे A12 से रिप्रेजेंट किया गया। इसी तरीके से अगर हम रिप्रेजेंटेशन के तरीके से जाएं और उस मैट्रिक्स को अगर m क्रॉस n की मैट्रिक्स से शो करते हैं, इट मींस अगर आपके पास में कोई भी मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स के अंदर m यानी नंबर ऑफ रॉज एंड n इज नंबर ऑफ कॉलम्स, तो m क्रॉस n जो होता है वो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड द बेस इज m क्रॉस n। अगर मैं इसकी जगह फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ A3 क्रॉस 2 यानी आपके पास में कोई A मैट्रिक्स इस तरीके की बनेगी जिसके अंदर 3 रो होगी और 2 उसमें कॉलम होंगी और टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो हम इसको m क्रॉस n को आपस में मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। इट मींस अगर मैं जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था 3 क्रॉस 2 का, तो उस 3 क्रॉस 2 के अंदर मैट्रिक्स में अगर आपको टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स पूछे जाते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें होंगे 3 into 2 इट मींस 6। तो टोटल एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 6। ओके, द नेक्स्ट वन टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब मैंने टाइप ऑफ मैट्रिक्स लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। उस डिस्कशन में हमने ये बताया था, फर्स्ट टाइप बताया था जिसके अंदर होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ कॉलम की काउंटिंग, इट मींस नंबर ऑफ n जो होगा वो 1 होगा, n की वैल्यू 1 होगी और नंबर ऑफ रॉज जो होगी वो आपके पास में डिफरेंस हो सकती है। इट मींस जो कॉलम मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर जो होगा वो ऑलवेज होगा m क्रॉस 1। इट मीन आपके पास में जो भी मैट्रिक्स आपको दे रखी है उसके अंदर अलग अलग टाइप से या अलग अलग नंबर्स में आपके पास में रॉज हो सकती है, लाइक 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो, ठीक है। लेकिन उसमें नंबर ऑफ कॉलम जो ऑलवेज होगा वो क्या होगा 1।
ये कुछ एग्जांपल्स स्क्रीन पे हैं, जिसमें जैसे फर्स्ट एग्जांपल है जिसके अंदर आपके पास में 1, 4 एंड 2 दिया हुआ है। इसमें नंबर ऑफ रॉज जो है वो आपके पास में टोटल 3 है, लेकिन कॉलम जो है वो एक ही है। जब नेक्स्ट एग्जांपल है 1 और -3 के अकॉर्डिंग, 1 और -3 जो है इसके अंदर आपके पास में जो नंबर ऑफ रॉज है उसमें 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 1 है। इसी तरीके से एक आइडियल फॉर्मेशन दे रखी है जिसमें A11, A21, AM1। अब इसमें कॉलम मैट्रिक्स के अंदर आपने ये चीज नोट की होगी कि यहाँ पे आपको 1 1 हर जगह पे जो J की वैल्यू है, इट मींस जो मैंने एलिमेंट्स के लिए AIJ का रिप्रेजेंटेशन आपको बताया था, उस AIJ के रिप्रेजेंटेशन में J की वैल्यू ऑलवेज 1 लिखी हुई है, लाइक दिस वन, 1 1 एंड 1। लेकिन I की वैल्यू यानी नंबर ऑफ रॉज की वैल्यू जो है वो आपके पास में 1 2 3 अप टू कहाँ तक जा रही है, M तक। जैसा कि आपको ये पता है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होता है वो M क्रॉस N का होता है, जिसमें M जो होता है वो नंबर ऑफ रॉज को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स की बात करें तो रॉ मैट्रिक्स में आपके पास में नंबर ऑफ रॉज 1 हो जाती है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स आर मैनी मोर। ओके, जैसे फर्स्ट एग्जांपल आपके पास में है 116, इसमें नंबर ऑफ रॉ जो है वो 1 है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम आपके पास में 1 2 एंड 3 है, लाइक दिस वन। नेक्स्ट एग्जांपल, number of row is 1 but column is 4. Next one, number of row is 1 and column is up to n. एंड इसमें आपको ये दिख रहा होगा कि आपके पास में AIJ की फॉर्मेशन को यानी ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं जिस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग स्मॉल a, I और j, तो स्मॉल a, I की जगह पे आपको इस पूरी रॉ मैट्रिक्स में हर जगह पे आपको 1 1 1 1 ही दिखेगा, और नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे वो चेंज होते जाएंगे। इट मींस वैल्यू ऑफ j, ठीक है, चेंज। तो आपके पास में j की वैल्यूज 1 2 3 4 5 अप टू n तक चलेगी। ओके, नेक्स्ट वन इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जैसा कि आपको ये पता है कि रेक्टेंगल हम किसको बोला जाता है, रेक्टेंगल जिसके अंदर लेंथ और ब्रेड्थ दोनों अलग अलग हो सकती है। तो इस कंडीशन में आपके पास में सीधा सीधा यही होता है कि एक मैट्रिक्स जिसके अंदर आपके पास में नंबर ऑफ रॉज आर नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इट मींस अगर आपके पास में कोई ऐसी आपको मैट्रिक्स दे रखी है जिसके अंदर नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर डिफरेंट, लाइक एग्जांपल 1, इसमें अगर आप काउंट करने जाओगे तो नंबर ऑफ रॉज आपको मिलेगी 1 2 3 एंड 4, बट नंबर ऑफ कॉलम्स आप मिलेंगे आपको 2। तो इस अगर इस मैट्रिक्स की बात करूं, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास में होगा 4 क्रॉस 2 का, लाइक दिस वन। सेकंड एग्जांपल, इसमें आपके पास में नंबर ऑफ रॉज जो है वो आपके पास में 2 ही है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास में है जो 5 है। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी जो ऑर्डर लिखी जाएगी वो ऑर्डर लिखी जाएगी कि आपके पास में कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास में 2 क्रॉस 5 का है। ठीक है, नेक्स्ट वन, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जैसा कि आपको नाम से दिख रहा है स्क्वायर की बात हो रही है। स्क्वायर में आपके पास में लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होती है। इट मींस आपके पास में नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। फॉर फर्स्ट एग्जांपल 1 1 3 0, इसमें नंबर ऑफ रॉज अगर बात करें तो नंबर ऑफ रॉज आपके पास में 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। ओके, नेक्स्ट वन इज 1 1 1 9 9 0 एंड 6 6 1। इसमें अगर आप नंबर ऑफ रॉज की बात करो, इट मींस द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल्स टू 3 एंड द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 3। तो m इज इक्वल्स टू n। तो अगर आपके पास में कोई भी एक मैट्रिक्स जिसके अंदर m और n की वैल्यू अगर सेम हो तो वो आपको किस तरीके की मैट्रिक्स कहलाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। द नेक्स्ट वन इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर आपके पास में स्टार्टिंग AIJ, जो मैंने आपको एलिमेंट्स की जो वैल्यू बताई थी कि किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंटेशन के तौर पे हम AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके अंदर जहां जहां पे I और J की वैल्यू सेम होगी, इट मींस 1 1 2 2 3 3 इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, तो वो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे। बाकी उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स जिसके अंदर I और J की वैल्यू जो है, जिसमें I की वैल्यू J के इक्वल नहीं है, जैसा कि 1 3 1 2 2 1, ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे उसमें 0। तो अगर इस टाइप की कोई भी मैट्रिक्स अगर आपके सामने रिप्रेजेंट होती है तो उस मैट्रिक्स को किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन के फॉर्मेशन में लिया जाता है, उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स को अगर हमको समझना है तो हमको सिर्फ इतना सा समझना है कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर वो एलिमेंट्स जिनकी पोजीशन वैल्यूज जो AIJ की फॉर्मेशन है जिसमें I इज इक्वल्स टू J है, तो वो मैट्रिक्स आपको क्या कहलाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स।
लेकिन उसकी कंडीशन ये भी है साथ साथ में कि उसके अलावा मेन डायगोनल के अकॉर्डिंग, उस मेन डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके पास में, जीरो। ओके, द नेक्स्ट वन इज यूनिट और आइडेंटिटी। अभी मैंने जो डायगोनल मैट्रिक्स को डिस्कस किया था, उस डायगोनल मैट्रिक्स में मैंने मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास में कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है, कोई भी नंबर्स हो सकता है। लेकिन अगर मैं उसी डायगोनल मैट्रिक्स की बात करूं और उसी मेन डायगोनल की बात करूं, और वो सारे के सारे मेन डायगोनल के एलिमेंट्स अगर यूनिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, इट मींस उसकी वैल्यू हो जाती है 1, तो आपके पास में जो मैट्रिक्स बनती है उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, द नेक्स्ट वन इज नल मैट्रिक्स। ये कोई भी मैट्रिक्स अगर आपके पास में किसी भी ऑर्डर की या किसी भी तरीके की आपके पास में कोई भी मैट्रिक्स होती है जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, यूनिट मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स से बनी होती है। लेकिन जीरो मैट्रिक्स जो होती है उसके लिए कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं होती है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। जो जीरो मैट्रिक्स है वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। ओके, द नेक्स्ट वन इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अगर आपके पास में किसी भी एक डायगोनल के एलिमेंट्स हैं और उस डायगोनल के एक साइड के एलिमेंट्स अगर आपके पास में सारे जीरो हैं और दूसरी साइड के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो अगर आपके पास में वैल्यूएबल हैं, यानी जिनकी कोई पर्टिकुलर वैल्यूज हैं, ओके, सिंबल भी हो सकते हैं एलिमेंट्स में और अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, उससे रिप्रेजेंटेशन नहीं है। लेकिन अगर किसी भी मैट्रिक्स में मेन डायगोनल जो है उस डायगोनल के किसी एक पार्ट, यानी या तो अपर पार्ट या लोअर पार्ट में अगर आपके पास में जो नंबर्स हैं वो अगर आपको नंबर्स दे रखे हैं और जिस साइड में जीरो है, तो वो आपके पास में बाकी के बचे हुए पार्ट्स सारे जीरो होंगे। तो इस तरीके की अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास में शो होती है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये ध्यान रखने की बात होती है कि अगर हमारे पास में कोई भी एक, जैसे ट्रायंगल बनना या ट्रायंगुलर की बात हो रही है, तो ट्रायंगुलर किसको बोला जाता है, कि ट्रायंगुलर आपके पास में कोई भी मैट्रिक्स है जिस साइड में एलिमेंट्स हैं उस साइड की वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। इट मींस अगर आपके पास में कोई भी एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसके अंदर फॉर्मेशन कुछ इस टाइप से है जो नेक्स्ट आगे शो किया गया है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर का मैट्रिक्स इट मींस आपके पास में वो एलिमेंट्स यानी मेन डायगोनल के ऊपर जो भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी वैल्यूज आपके पास में अवेलेबल होगी। बस उस मेन डायगोनल के जो लोअर पार्ट में जो अवेलेबल हैं जिनकी ए आई जे की वैल्यूज जीरो होगी। ठीक है, इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगर यही चीज इसकी जस्ट रिवर्स हो जाती है, इट मींस जो आपके पास में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो डायगोनल के ए आई जे की जो फॉर्मेशंस है उनमें ए आई जे की फॉर्मेशंस में आपको डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स जो है वो सारे के सारे जीरो मिलते हैं। ठीक है, तो वो एलिमेंट्स सॉरी वो मैट्रिक्स जो होती है उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स जैसा कि आपको ये बताया गया है, डायगोनल मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, इस तरीके की कंडीशन होती है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आपके पास में है, उसके अंदर अगर सारे के सारे एलिमेंट्स जो है, जो सारे के सारे एलिमेंट्स वो सिर्फ और सिर्फ मेन डायगोनल के एलिमेंट्स अवेलेबल है, उसके अलावा रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर जीरो, देन दिस टाइप ऑफ एलिमेंट इज दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, उस एग्जांपल में मैंने आपको यूनिट मैट्रिक्स को भी बताया था। यूनिट मैट्रिक्स भी एक तरीके से आपके पास में क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स का रूल क्या है कि आपके पास में ए आई जे यानी A11 A22 A33 इन सब की वैल्यूज भी क्या होनी चाहिए, सारी की सारी इक्वल। इट मींस 111 666 दिस टाइप ऑफ अगर एग्जांपल अगर आपके पास में इस टाइप की मैट्रिक्स आपको दिखती है तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, स्केलर मैट्रिक्स। ओके, द नेक्स्ट वन इज टुडेज आवर टॉपिक मैट्रिक्स ऑपरेशंस। मैट्रिक्स ऑपरेशंस में अगर सबसे पहला देखा जाता है तो किसी भी मैट्रिक्स को किसी एक मैट्रिक्स को किसी दूसरी मैट्रिक्स के इक्वल में रिप्रेजेंट करना है। अगर आपको बोला जाता है कि कोई भी दो मैट्रिक्स है वो अगर एक दूसरे के इक्वल है तो उनके इक्वल होने की कंडीशन क्या होगी, द जैसे सपोज दैट आपके पास में कोई ए मैट्रिक्स मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट की और बी मैट्रिक्स आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट की गई है। अगर इसको रिजल्टेंट में मैं लिखता हूँ ए इज इक्वल्स टू बी, तो मैं इस रिजल्टेंट को कैसे प्रूव करूंगा कि ये रिजल्टेंट जो है वो आपके पास में ए इज इक्वल्स टू बी होगा। तो उसके लिए आपको ये समझना होगा कि अगर मैं किसी ए मैट्रिक्स को अगर सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करूंगा तो इसको A11 से A12 से A13 से फिर A21 A22 A23, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। और अगर बी मैट्रिक्स है तो उस बी मैट्रिक्स को उसी के इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर यानी B11 B12 B13 B21 B22 B23 इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा।
तो अगर आपके पास में कोई भी दो मैट्रिक्स अगर अवेलेबल हैं और वो दोनों मैट्रिक्स अगर आपको इक्वल मैट्रिक्स के तौर पे शो किया गया है, तो उस मैट्रिक्स में अगर आपके पास में A11 का एलिमेंट अगर B11 के एग्जैक्ट इक्वल है, तो और सिर्फ A11 नहीं, जितने एलिमेंट्स आपके पास में अवेलेबल है वो सारे के सारे एलिमेंट्स दूसरी मैट्रिक्स में हूबहू जगह पर और हूबहू पोजीशन के साथ में उसी जगह पर आपको सेम वैल्यूज के साथ में दिखते हैं, तो ए और बी मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो जाती है। इट मींस A11 की वैल्यू B11 के बराबर, A12 की वैल्यू B12 के बराबर, A13 की वैल्यू B13 के बराबर, फिर आपके पास में A21 की वैल्यू B21 के बराबर, A22 की वैल्यू आपके पास में B22 के बराबर, A23 की वैल्यू आपके पास में B23 के बराबर, A31 की वैल्यू आपके पास में B31 के बराबर। तो इस तरीके से आपके पास में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स उसी जगह पर यानी उसी पोजीशन के साथ में दोनों इक्वेशन में दोनों के दोनों मैट्रिक्स में उसी पोजीशन के साथ में शो होने चाहिए। तब आपके पास में एक मैट्रिक्स को आप इक्वली डिसाइड कर सकते हैं कि A इज इक्वल्स टू B आपके पास में फॉर्मेशन में है। द नेक्स्ट वन इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, जैसे कि अब मैंने बताया अभी आपको कि किसी भी मैट्रिक्स में आपके पास में किसी भी मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स अगर आपके पास में इक्वल दे रखी है, तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एक मैट्रिक्स के जिस पोजीशन पे यानी Aij की फॉर्मेशन में जो लिखा हुआ है वो एलिमेंट क्या होना चाहिए, Bij की फॉर्मेशन में होना चाहिए। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी इसी प्रॉपर्टी के ऊपर रूल फॉलो करते हैं, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सबसे मेन जो मेजर जो रूल है वो रूल ये कहता है कि आप किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में ऐड या सब्ट्रैक्ट तब कर सकते हैं जब उन दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। पहली चीज तो ये कि अगर आपके पास में कोई भी एक मैट्रिक्स जिसके अंदर अगर आपके पास में उसका ऑर्डर आपको 3x2 का दे रखा है, तो दूसरी जो आपके पास में मैट्रिक्स होनी चाहिए वो भी 3x2 की ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर 3x2 की है और दूसरी मैट्रिक्स अगर आपके पास में 2x3 की है, तो आप उस कभी भी इस मैट्रिक्स में यानी ए मैट्रिक्स में से अगर आप बी मैट्रिक्स को माइनस करना चाहो तो आप उसको माइनस नहीं कर सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का मैट्रिक्स का, और सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये होता है कि दोनों मैट्रिक्सेस के ऑर्डर्स जो होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, अब ऑर्डर्स के सेम होने की वजह क्या होती है, वजह ये होती है कि आपके पास में जिस मैट्रिक्स को जिस मैट्रिक्स में से माइनस करने के लिए या प्लस करने के लिए बोला जाता है, उस मैट्रिक्स में आपको एलिमेंट्स को आपस में पर्टिकुलर उन्हीं की पोजीशन के एलिमेंट्स के साथ में ऐड किया जाता है। इट मींस अगर आपको ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स में ऐड करने के लिए बोला जाता है, तो A11 के एलिमेंट को B11 में ही ऐड किया जाएगा, किसी अदर एलिमेंट में उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में मैं जैसे कि एक एग्जाम्पल रखता हूँ, तो 7 3 -1 2 -5 एंड 6, अगर इस मैट्रिक्स को अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे दूसरी नेक्स्ट मैट्रिक्स जिसमें 1 5 एंड 6 -4 इस मैट्रिक्स को अगर आपस में ऐड करना है, तो इसकी कंडीशन सीधी सी स्पेसिफिकली ये रहती है कि आपके पास में ए मैट्रिक्स जिसके अंदर आपके पास में ऑर्डर आपके पास में दे रखा है 2x3 का, जो सेकेंड मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स जो दे रखी है उसका भी ऑर्डर आपके पास में 2x3 है, तो इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। और पॉसिबिलिटी के बाद में इसका आंसर किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा, मैंने अभी आपको जैसा कि बताया कि अकॉर्डिंग टू द रूल क्या होता है कि A11 को B11 में ऐड करना है, यानी A11 की पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है और B11 की पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, तो 7 + 1 = क्या होगा 8, तो वो वापस उसी पोजीशन पे, यानी जैसा कि इस रूल में आपको डिस्क्राइब किया गया है कि Aij को अगर Bij में ऐड करता हूं तो मुझे उसकी वैल्यू को वापस C यानी जो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स या जिसको हम बोल सकते हैं कि आंसर जिसको बोल सकते हैं उस मैट्रिक्स में उसी पोजीशन पे यानी उसी Ij की वैल्यू पर लिखा जाता है। ओके, 7 + 1 = 8, next one 3 + 5 = 8, here we have to subtract because आपके पास में आपने जैसा कि मैथमेटिक्स में रूल पढ़ रखा है माइनस और प्लस, अगर कोई माइनस का नंबर किसी प्लस के नंबर के साथ में ऐड किया जाता है तो माइनस प्लस आपस में क्या होते हैं माइनस होते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, जो वैल्यू जिसकी हायर वैल्यूज के साथ में जो साइन है उस साइन के साथ में। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ 6 की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है और माइनस का 1 है, तो अगर हायर वैल्यू की बात करें तो वो 6 की है तो 6 - 1 हो जाएगा और उसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास में 5।
नेक्स्ट वन इज 2n प्लस -4। तो अगर आपके पास में यहाँ बात करूँ तो 2 प्लस का 2 है, उसके अंदर आपको माइनस का 4 जो नंबर है उसको ऐड करना है। तो यहाँ पर हायर वैल्यू यानी जिस प्लेस में टर्म्स की वैल्यू अगर आप बात करें तो 4 जो है वो ग्रेटर नंबर है 2 से, इट मींस यहाँ पे आपके पास में जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा माइनस का 2। नेक्स्ट वन इज -5 प्लस -2। यहाँ पे आपके पास में दोनों माइनस के नंबर हैं और दोनों माइनस के नंबर को आपस में ऐड करना है। तो कंडीशन ये होती है कि माइनस के नंबर को माइनस के नंबर में ऐड करने पर आपके पास में वो दोनों नंबर्स तो ऐड हो जाते हैं लेकिन उसकी वैल्यू क्या रहती है, नेगेटिव। तो यहाँ पे आपके पास में -5 और -2 आपस में साथ में ऑपरेट होकर आपको आंसर क्या करेंगे, माइनस का 7। हियर 6 + 3 = 9। तो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स मिलेगी वो भी सेम ऑर्डर की ही मिलेगी, जैसे कि आपके यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे। C जो मैट्रिक्स है उसके अंदर भी आपके पास में 2 रोज हैं और 3 उसमें कॉलम्स हैं। और द रिजल्टेंट आंसर इज 8 8 5 एंड -2 -7 एंड 9। कब, जब आप ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स में ऐड करते हो तो आपके पास में ये सी मैट्रिक्स आती है। अब इसी के साथ साथ में आपके पास में ये कंडीशन दूसरी कि अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर आपको दी गई है, उस मैट्रिक्स के अंदर आपको ये बोला जाता है कि इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो करती है। यानी अगर एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जिस प्रॉपर्टीज को हम कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं कि अगर आपके पास में कोई भी ए मैट्रिक्स है उसमें अगर आप बी मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो वही आंसर होगा जो बी मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए आंसर मिलने वाला है। इट मीन्स कम्यूटेटिव लॉ को वो सेटिस्फाई करता है। यानी एडिटिव प्रॉपर्टी के लिए जो मैट्रिक्स है वो कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। यानी ए में अगर बी ऐड करोगे और बी में ए को ऐड करोगे तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा और कम्यूटेटिव होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ एडिशन की प्रॉपर्टी में ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं। एसोसिएटिव लॉ वो भी ये सेम कंडीशन होती है जिसमें a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c। इट मींस आपको पहले b और c मैट्रिक्स को ऐड करना है, फिर जो आंसर आता है उस आंसर को किस में ऐड करना है, a मैट्रिक्स के अंदर। नेक्स्ट इक्वल्स टू में आपको शो करना है, शो किया गया है a प्लस बी, यानी ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। इट मींस आपको पहले a और b मैट्रिक्स को ऐड करना है, फिर जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट को c मैट्रिक्स में ऐड करना है। द नेक्स्ट लास्ट वन इज a प्लस बी प्लस c। तो एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग a में b प्लस c ऐड करो, फिर a प्लस b में ऐड करके उसमें c ऐड करो, या फिर a प्लस b प्लस c तीनों एक साथ में ऐड करो। इन तीनों के कंडीशन को वो सेटिस्फाई करता है। तो मैट्रिक्स प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव भी होती है और मैट्रिक्स प्रॉपर्टी एसोसिएटिव भी होती है। किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ अभी तक हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एडिशन के लिए। तो एडिशन के लिए कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई किया जाता है, किसके लिए, मैट्रिसेस के लिए। ओके अच्छा, मैंने जो यहाँ एक जीरो से रिप्रेजेंट किया गया है, a प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस a इज इक्वल्स टू a। यहाँ पे ये जो जीरो मैंने आपको शो करके दिया गया है, यह वन ऑफ ए टाइप ऑफ मैट्रिक्स। यानी यहाँ पर ए मैट्रिक्स में अगर जीरो ऐड करना है तो ये जीरो नहीं ऐड हो रहा है, ये एक तरीके से जीरो मैट्रिक्स ऐड हो रही है। और ये जीरो मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की होगी जिस ऑर्डर की आपके पास में ए गिवन है। यानी आपको ये पता है कि हमारे पास में एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर रूल क्या होता है कि जिस ऑर्डर का आपके पास में ए मैट्रिक्स दे रखा है उसी ऑर्डर की आपके पास में बी मैट्रिक्स भी होनी चाहिए, तभी वो ऐड होती है। लेकिन यहाँ पर बी मैट्रिक्स की जगह पर किसको दिया गया है, जीरो को। इट मींस एक जीरो मैट्रिक्स दे रखी है, नल मैट्रिक्स जिसको हम बोल सकते हैं वो दे रखी है। तो सेम ऑर्डर इनका आएगा और यही वजह है कि आपके पास में ए मैट्रिक्स में अगर आप किसी नल मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो आपको रिजल्टेंट के तौर पे वापस क्या मिलेगा, ए मैट्रिक्स। और इसी तरीके से आपके पास में नेक्स्ट आपको लिखा हुआ है ए प्लस उसके बाद में माइनस ए। यानी किसी एक मैट्रिक्स आपको ए दे रखी है, उस मैट्रिक्स की सारे के सारे मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दिए जाते हैं। यानी ये जो माइनस जो रिप्रेजेंट है, ये माइनस रिप्रेजेंट करता है किसी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने का। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स लॉ आपके पास में प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए माइनस ए इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर अगेन यहाँ पर ये जो जीरो है, ये जीरो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये जीरो रिप्रेजेंट करता है नल मैट्रिक्स को। ओके, तो सब्ट्रैक्शन का जैसे एग्जांपल है, तो ये कुछ इस स्क्रीन पर आपके सामने है। बाकी के ऑपरेशंस हैं वो आपके पास में स्केलर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेशन में आएगा। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप कल पढ़ेंगे उसके रिगार्डिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टुडेज क्लास। हैव ए नाइस डे।